जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। ऑडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे प्रमुख विचारक अरस्तू की। अरस्तू राजनीति विज्ञान का प्रमुख चिंतक है और इनकी विचारधारा का नाम आदर्शवाद है। आदर्शवादी विचारधारा के द्वारा राज्य को साध्य, सर्वोच्च और सावयविक माना जाता है। आदर्शवादी विचारधारा का पिता प्लेटो है, परंतु प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तू के आदर्शवाद में महत्वपूर्ण अंतर ये है कि प्लेटो का आदर्शवाद जहाँ काल्पनिक है, वहीं अरस्तू का आदर्शवाद यथार्थ पर केंद्रित है। मैक्सी ने अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहा है। अरस्तू राजनीति विज्ञान का पहला ऐसा चिंतक है जिसने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके उसे एक स्वतंत्र विषय का दर्जा प्रदान किया। प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया गया था। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहे जाने वाले मैकियावली के द्वारा राजनीति को सर्वप्रथम नैतिकता या धर्म से अलग किया गया। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इनके द्वारा क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अरस्तू ने ही सबसे पहले सरकार के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है। सर्वप्रथम इनके द्वारा आनुपातिक न्याय का सिद्धांत दिया गया और अरस्तू ने ही सर्वप्रथम कानून के शासन का विचार दिया और आधुनिक काल में इसका अनुसरण करते हुए कानून के शासन का समर्थन डायसी के द्वारा किया गया। अरस्तू की अध्ययन प्रणाली आगमनात्मक है। यह अध्ययन प्रणाली विशेष से सामान्य की ओर चलती है। विशेष का आशय प्रयोग है और सामान्य का आशय अर्थ होता है। अरस्तू ने कहा है कि प्रयोग के बाद ही कोई भी निष्कर्ष निकल सकता है। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान कहा है क्योंकि राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष को वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जा सकता है। इसके अंतर्गत अरस्तू के द्वारा तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया और अरस्तू के द्वारा 158 नगर राज्य के संविधान का अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के बाद अरस्तू के द्वारा दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में हो, इसे मीन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अरस्तू के अनुसार उच्च वर्ग भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और निम्न वर्ग की दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि वह राष्ट्र और सार्वजनिक विषयों पर कोई चिंतन ही नहीं कर पाता। ऐसा निम्न वर्ग केवल अपनी जीविका को चलाने में ही व्यस्त रहता है। इसलिए अरस्तू ने कहा कि मध्यम वर्ग का शासन ही सर्वोत्तम शासन होगा। यह निष्कर्ष तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया। अरस्तू प्लेटो का शिष्य था और वह प्लेटो की एकेडमी का सबसे होनहार विद्यार्थी था। प्लेटो के द्वारा स्वयं अरस्तू को अपनी एकेडमी का मस्तिष्क कहा गया था। अरस्तू ने ये सोचा था कि मैं प्लेटो का उत्तराधिकारी बनूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और प्लेटो के द्वारा पक्षपात करते हुए अपने भतीजे को एकेडमी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, जिसके चलते अरस्तू को गहरा धक्का लगा। प्लेटो की एकेडमी को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त है। प्लेटो के द्वारा अपनी एकेडमी के प्रवेश द्वार पर ही यह लिखा गया था कि गणित या ज्यामिति से अनभिज्ञ व्यक्ति मेरी एकेडमी में प्रवेश न करें। अरस्तू के द्वारा राज्य संबंधी विचारों का प्रारंभ मनुष्य के साथ ही किया है। अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर सामाजिक प्राणी का तात्पर्य राजनीतिक प्राणी भी होता है क्योंकि तत्कालीन यूनान में समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं किया जाता था और प्लेटो तथा अरस्तू के द्वारा भी समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं किया गया। अरस्तू के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समाज से बाहर रहकर जीवित रह सकता है और समाज के सहयोग के बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तब वह मनुष्य नहीं है, पशु या देवता है।
अरस्तु के द्वारा परिवार को राज्य की इकाई माना गया क्योंकि परिवार में एकता, अनुशासन और रक्त संबंध पाया जाता है और इसी का क्रमिक विकास नगर राज्य में हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अरस्तु के द्वारा केवल नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावली ने किया। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का विस्तार है, जबकि स्पेंसर के द्वारा कहा गया है कि परिवार राज्य का आधार है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य सद्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए हमेशा जारी है। अरस्तु के द्वारा ही सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जबकि आधुनिक काल में राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सर हेनरी मैन हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस सर हेनरी मैन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक या प्राकृतिक संगठन माना और कहा कि राज्य का निर्माण जानबूझकर इसे व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यह स्वाभाविक रूप में अपने आप ही अस्तित्व में आ गया। अरस्तु ने कहा कि जो सबसे पहले आए और जो अंत में आए वही सर्वोच्च होता है। अरस्तु के अनुसार ऐतिहासिक कालक्रम के अंतर्गत राज्य सबसे अंत में आया है, परंतु तार्किक दृष्टिकोण के अनुसार राज्य पहले अस्तित्व में आया। इसी आधार पर अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी संगठन है, अर्थात राज्य व्यक्ति से पहले आया है, क्योंकि जैसे पहले पिता आता है, बाद में पुत्र, पहले वृक्ष आता है, उसके बाद में उसका बीज, पहले पूर्ण आता है, उसके बाद उसका अंश, उसी प्रकार से राज्य व्यक्ति से पहले का संगठन है। अरस्तु के द्वारा इस कथन का प्रयोग करके राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। और अब बात करते हैं अरस्तु ने राज्य के कौन से कार्य बतलाए। अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया गया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। अरस्तु के द्वारा राज्य की प्रकृति को सावयविक, आंगिक या शरीरवादी बतलाया गया। अंग्रेजी में इसे ऑर्गेनिक थियरी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य एक शरीर के समान है और व्यक्ति उस राज्य रूपी शरीर का एक अंग है। जिस प्रकार से शरीर की रक्षा करने के लिए अंग का बलिदान किया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्य की रक्षा और सर्वोच्चता के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जाएगा। राज्य की प्रकृति के सावयविक सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया था, परंतु सावयविक सिद्धांत के श्रेष्ठ प्रतिपादक अरस्तु हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक जीवधारी संगठन है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा राज्य की प्रकृति को सावयविक माना गया और उन्होंने कहा कि राज्य एक जीवधारी के समान है। सभी आदर्शवादी चिंतक राज्य की प्रकृति को सावयविक मानते हैं, परंतु अपवाद के रूप में दो ऐसे चिंतक हैं जिनका विचार व्यक्तिवाद से संबंधित है, परंतु इसके बाद भी ये राज्य की प्रकृति को सावयविक मानते हैं। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर और ब्लंडसली का नाम आता है। आदर्शवादी चिंतक अरस्तु के द्वारा अपने सावयविक सिद्धांत के द्वारा राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया और माना कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन। अरस्तु के द्वारा पॉलिस शब्द का प्रयोग किया गया। पॉलिस का आशय नगर राज्य होता है। अरस्तु के द्वारा राज्य की प्रकृति के साथ साथ राज्य के कार्य का भी उल्लेख किया गया। अरस्तु ने कहा है कि राज्य सद्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए निरंतर जारी है। अरस्तु ने कहा कि राज्य का कार्य आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व दोनों का ही विकास करना है।
राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देना, उत्तम गुणों का विकास करना, क्योंकि उत्तम नागरिक से ही सर्वोत्तम राज्य का विकास होता है। राज्य में मध्यम वर्ग की संख्या को बढ़ाना, कानून के शासन को लागू करना और लोगों में राज्य की आज्ञा का पालन करने की भावना का विकास करना है। अरस्तू के द्वारा नागरिकता संबंधी विचार का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे अध्याय में किया गया। नागरिकता का सामान्य अर्थ है वह पहचान पत्र जो राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। अरस्तू ने ही सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान में नागरिकता का वर्णन किया है। रूसो के द्वारा नागरिक और प्रजा में अंतर स्थापित किया गया। नागरिक के रूप में व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग करता है, जबकि प्रजा के रूप में वह कर्तव्यों का पालन करता है। अरस्तू के द्वारा नागरिकता की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम नागरिकता के कुछ झूठे आधार बताए और कहा कि इन झूठे आधार पर व्यक्ति को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, जैसे निवास, संपत्ति, नागरिक अधिकार, जन्म से कम अथवा अधिक आयु के आधार पर। अरस्तू ने कहा कि ये सभी अधिकार नागरिक के साथ साथ विदेशी भी प्राप्त कर लेते हैं। नागरिकता का झूठा अधिकार बताने के पश्चात अरस्तू ने कुछ वर्गों का जिक्र किया और कहा कि इन वर्गों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए। दास वर्ग, इसमें बुद्धि नहीं होती। संपत्ति विहीन वर्ग, जिनके पास संपत्ति नहीं होती, उनकी रुचि राज्य के कार्यों में नहीं होगी। स्त्रियों और बालकों को भी इन्होंने नागरिकता देने से इनकार किया और कहा कि स्त्रियों को नागरिकता से इसलिए वंचित किया जाता है क्योंकि इनका मानसिक स्तर निम्न होता है, जबकि बालकों का बौद्धिक विकास नहीं होता है। इसके अलावा श्रमिक वर्ग को भी नागरिकता देने से इनकार किया क्योंकि इनकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त है और ये सदैव अपनी जीविका को चलाने में व्यस्त होते हैं, जिसके चलते सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का समय इनके पास नहीं होता। वृद्ध वर्ग को भी इन्होंने नागरिकता से वंचित रखा क्योंकि इनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अनुचित संपत्ति धारक व्यक्ति को भी नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अरस्तू के अनुसार इसे नागरिकता न दी जाए क्योंकि यह भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अरस्तू के द्वारा किस आधार पर नागरिकता दी गई। अरस्तू के द्वारा नागरिकता को प्रदान करने का आधार सक्रिय राजनीति में भाग लेना बताया गया, जिसमें न्याय प्रशासन या विधानमंडल की सदस्यता को ग्रहण करना होता है। अरस्तू के द्वारा कहा गया कि कोई व्यक्ति इन दो में से किसी एक का भी यदि सदस्य है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अरस्तू के नागरिकता सिद्धांत की आलोचकों द्वारा आलोचना भी की गई, जैसे अरस्तू के द्वारा अधिकांश लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया। इनके द्वारा राज्य में अनेक प्रकार के गुटों का जन्म हुआ, जिससे षड्यंत्र और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। अरस्तू के द्वारा नागरिकता की संकुचित व्याख्या की गई। अरस्तू का नागरिकता संबंधी विचार राज्य में अनेक गुटों का निर्माण करता है, जिसके चलते अंततः राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अरस्तू के द्वारा नागरिकता के जितने झूठे आधार बताए गए, वही सभी आधार वर्तमान में नागरिकता के सच्चे आधार माने जाते हैं। ऐसे में अरस्तू का आधार परंपरावादी और रूढ़िवादी है। सक्रिय राजनीति को अरस्तू ने आधार बनाया है, जो केवल छोटे राज्य में ही संभव है। यह बड़े राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तू के विचार का महत्व ये है कि इसने नागरिकता की प्राप्ति को अत्यंत कठोर बना दिया है, जिससे कोई भी विदेशी नागरिकता को न प्राप्त कर सके, अन्यथा राज्य में भ्रष्टाचार का जन्म होगा। अरस्तू के द्वारा नागरिकता सिद्धांत से राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है और यही सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि राज्य की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए अरस्तू ने इन आलोचनाओं को सह लिया।
अरस्तू के राजनीतिक चिंतन में राज्य, सरकार और संविधान तीनों का वर्गीकरण मान्यता प्राप्त है, अर्थात इन सभी का प्रयोग अरस्तू के द्वारा अलग-अलग अर्थों में किया गया। अरस्तू ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा कि संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित किया जाता है और व्यक्ति को पद, पदवी और पुरस्कार प्रदान करते हैं। अरस्तू के द्वारा राजनीति विज्ञान में सर्वप्रथम राज्य और सरकार के वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अरस्तू के द्वारा राज्य और सरकार का यह वर्गीकरण संख्या और उद्देश्य के आधार पर किया गया है। यहाँ पर संख्या का अर्थ है शासन सत्ता का निवास कितने व्यक्तियों में है और उद्देश्य का आशय है कि शासन सत्ता का उद्देश्य जनहित में है अथवा शासक वर्ग या स्वहित में। यदि शासन सत्ता का उद्देश्य जनहित होगा तब उसे उत्तम शासन कहा जाएगा और यदि इसका उद्देश्य शासक वर्ग के द्वारा स्वयं का हित होगा तब यह विकृत शासन कहलाएगा। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।